कि मैं शुरुआत उस शख्स के साथ कर रहा हूं जिसने इस साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर लिखी, ऋषि वर्मानी। तो उन्होंने कहा कि सर एक फिल्म मैं बनाना चाह रहा हूँ, उसका नाम है छावा। तो उन्होंने जो है कहानी सुनाना शुरू किया। तो उन्होंने कहा कि सर तो कहानी शुरू होती है सन 1680 में। मुझे भी नहीं पता था कि छावा का मतलब होता है शेर का बच्चा। विक्की सर तो शुरू से ही थे। अच्छा, वी वर वेरी क्लियर कि हमें इनके साथ काम करना है। वी कुड नॉट सी एनीबडी एल्स इन द रोल, वेरी ऑनेस्टली। थर्ड मेन कैरेक्टर है औरंगजेब। जब उस डिस्कशन पे आए तो फिर अक्षय सर का नाम सजेस्ट हुआ। अक्षय खन्ना आते हैं, पहले कमाल करते हैं और फिर चले जाते हैं। आई डोंट वांट पीपल टू रिकग्नाइज मी। वाह, औरंगजेब ही लगना चाहिए। छावा के सेट पे जो इंसान चल रहा था वो ऐसे स्टाइल से चलता था कि ऐसे लगता था कि मैं ही फिल्म बना रहा हूँ। तो मैं सेट पे बैठे बैठे वो एक बार मैंने वो कोई ट्रेलर देखा। मैंने कहा यार ये सैम है और ये सामने मैं देख रहा हूँ छत्रपति संभाजी महाराज है, और फिर मैं सैम को देख रहा हूँ। फिर मैं इतना कंफ्यूज हो गया कि यार ये दो इंसान है कि एक इंसान है। सरहद का सैनिक, सैनिकों का राजा, हर रूप में सच्चा लगता है। तू पहला ऐसा इंसान है जिसे बदलते देख अच्छा लगता है। अब ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी को कुछ और वर्ड्स इन्वेंट करने पड़ेंगे विक्की कौशल को डिस्क्राइब करने के लिए। इट वाज सो लवली टू वर्क विद हिम। हाँ, कोई पेड़ पे लटका हुआ है, कोई जमीन से निकल रहा है, ऐसे ऐसे तो गन्ने के खेतों में से कितने के दिखाया कि छिल गया कुछ इधर उधर। रश्मिका तो व्हेन शी केम ऑन सेट, हमने जब फर्स्ट शॉट लिया, जब अपने एंड पुट द कैमरा एंड व्हेन शी एंटर्ड द फ्रेम, इट वाज जस्ट मैजिक। आप भी एक्सीडेंटल आर्टिस्ट, मतलब दिस इज नॉट अ फर्स्ट चॉइस प्रोफेशन। जैसे मेरा वॉइसिंग और एक्टिंग वो फर्स्ट है, मुझे पता चला, मैं एक्सप्लोर करते करते यहाँ पहुंच गया। वो जर्नी, और मैं कॉलेज के बाहर ही खड़ा होता था। तो मुझे किसी ने कहा कि मत जा कॉलेज, कोई बात नहीं, कहीं और चले जा, कुछ और सीख ले। तो मैं मेरे एक दोस्त के साथ उसको भी मैंने पकड़ा, सीए करते हैं यार, चल सीए करते हैं। मैं 3 महीने में छोड़ के निकल गया, वो सीए है। तो आई क्विट इन 3 months एंड उसके बाद आई डिडंट नो रियली व्हाट टू डू। आई लैंडेड अप एट वन इंटरव्यू। एक फिल्म बन रही थी जिसका नाम था जेम्स। रोहित जुगराज डायरेक्ट कर रहे थे, राम गोपाल वर्मा प्रोड्यूस कर रहे थे। फिर मैंने वो फिल्म में असिस्ट किया। तो असिस्ट करने के दौरान मैंने देखा कि मुझे ये काम में भी बोरियत हुई। हाथी घोड़े तोप तलवार फौज तो तेरी सारी है, पर जंजीरों में जकड़ा राजा मेरा अब भी सब पे भारी है। विनीत भाई, आई एम वेरी सॉरी। मैं बिल्कुल ऑडिशन नहीं कर रहा था और बिल्कुल भी कोशिश नहीं कर रहा था कि आपसे बेहतर करूं। क्या है ना कि जब आपके साथ इतनी जबरदस्त इंस्पिरेशन हो तो अपने आप ही कुछ करने का मन कर जाता है। संवाद, द वीवीएस शो की शुरुआत आज हम करने जा रहे हैं, और शुरुआत मतलब इससे हसीन इत्तेफाक कोई नहीं हो सकता कि मैं शुरुआत उस शख्स के साथ कर रहा हूं जिसने इस साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर लिखी है, ऋषि वर्मानी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर डूइंग दिस। अब ऋषि और हमारा, इससे पहले कि हम बातचीत करें, अब संवाद इसीलिए हमने नाम रखा हुआ है कि यहाँ पर सवाल जवाब नहीं होंगे, यहाँ बातचीत होगी। इसीलिए इसमें रेफरेंस रखा हुआ है और ये लिखने के लिए रखा हुआ है, ताकि लिखते रहें और बात करते रहें। मज़ेदार इसलिए है क्योंकि छावा ऋषि के साथ मेरी पहली फिल्म थी। छावा में ऋषि से मैं पहली बार मिला, तो हमारी जो मित्रता है वो सिर्फ 1 साल पुरानी है। पर कुछ लोग होते हैं जिनकी वाइब कनेक्ट कर जाती है। शायद पहले दिन जब हम मिले थे तब से ही कुछ एक कनेक्शन है, और जो सम्मान मुझे इनसे मिला है उसको तो मैं बयान नहीं कर सकता। तो पूरा क्रेडिट इस वाइब का इन्हीं को जाता है। ये आपसे जब पहली बार मिला था तो आप भी जिस कॉस्ट्यूम में थे, आप बहुत बड़े शख्स नजर आ रहे थे। आप वहाँ नीलोपंजी बने हुए थे, आप वहाँ पर मराठा के इतने बड़े मिनिस्टर बने हुए थे। तो ऑटोमेटिकली जो आया, आपको देखते ही ना वहाँ पर एक अलग ही इंप्रेशन आ गया था। मुझे तो पता ही नहीं था कि इस मेकअप के पीछे एक्चुअली में कौन है, और वो बिग बॉस की आवाज़ निकलेगा ये तो मुझे अंदाज़ा ही नहीं था बिल्कुल भी। बहुत इट वॉज अ प्लेजेंट सरप्राइज टू डिस्कवर यू अरे फर्स्ट 1-2 days ऑफ मीटिंग यू ऑन द सेट। तो मुझे नीलोपन जी का धन्यवाद देना चाहिए कि मुझे तो वो भी बेसिकली आप ही को धन्यवाद है कि आपने नीलोपन जी लिखे और उस किरदार में। अच्छा, वो किरदार कैसे मिला वो भी आपको पता है, बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी है। ये मुझे एक्चुअली दूसरे इंटरव्यूज़ के लिए बचा के रखनी चाहिए थी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। मैं एक ऑडिशन देने गया था एड का, और वो एंटी कास्टिंग के ऑफिस के बिल्कुल बगल में था।
ऑडिशन हो गया, मैं बाहर आया, मैंने ड्राइवर को फ़ोन किया, वो गाड़ी लेकर आ रहा था, तब तक पीछे से कोई दौड़ते हुए आया, उसने कहा सर सर आप एक्टर हैं? मैंने हाँ, एक ऑडिशन करेंगे क्या? मैंने कहा ठीक है। बोले कुर्ता है क्या आपके पास? इत्तेफाक से उस दिन कुर्ता भी था मेरे पास। उन्होंने मुझे बहीर जी के लिए ऑडिशन किया। अच्छा। सो एक्सीडेंटली, ना मैं उनके दिमाग में था, ना मैं किसी स्कीम ऑफ थिंग्स में था, उन्होंने मुझे बहीर जी के लिए वहां पे ऑडिशन किया। ठीक है, वो ऑडिशन नहीं वर्क किया, बट अगला फोन जो मुझे आया वो सीधे आया कि आपको कास्ट किया जा रहा है एज वन ऑफ द प्राइमरी कैरेक्टर्स लीडो। वाह। ये थी मेरी कास्टिंग की जर्नी। वाह। तो तो आपको खींच के लाए हम बेसिकली छावा में। तो आपकी जो लिखाई है वो अब खींच के लाई है। अमेजिंग। आई लेकिन- नो दिस स्टोरी। हाँ, तो ये अब क्या है ना कि हमें इतने इंटरव्यू देने की आदत है कि अब देखिए 5 मिनट हो गए और मैं ही बोले जा रहा हूँ। इट्स नॉट अबाउट मी, सो लेट्स बिगिन। जिसकी आवाज ज्यादा अच्छी है वो ज्यादा ही बोले। छावा से ही शुरू करेंगे। छावा कादम्बरी, किताब को पर्दे पर उतारना कितना आसान या मुश्किल था? सबसे मुश्किल तो यही काम था, आई टेल यू, बिकॉज तकरीबन 1000 पन्नों की किताब है वो। राइट। उसमें से आपको 100 पेज निकालने हैं और उसमें वो सारी चीज़ें भी डालनी है जो हमारे इतिहास को जस्टिफाई करती है। तो लिखने से ज़्यादा स्ट्रेस इस बात का था कि क्या रखे और क्या ना रखे, कौन से इंसिडेंट्स यूज़ करें, कौन से इंसिडेंट्स सैक्रिफाइस करें। तो काफ़ी समय लगा ये समझने में कि छावा की कहानी को किस किस सुर से लिखा जाए। तो ये प्रोसेस क्या था? ये कमीशन हुआ और फिर काम शुरू हुआ, या ये आइडिया आया? ये मैं बताता हूँ, बहुत ही एक इंटरेस्टिंग बात है। मुझे लक्ष्मण सर ने एक दिन कहा कि सर एक स्क्रिप्ट है, आप आइए और मैं आपसे डिस्कस करना चाहता उससे हूँ। पहले आप लक्ष्मण सर के साथ काम कर चुके थे? मैं उनके साथ काम कर चुका था और उन्होंने डायरेक्ट नहीं की थी, उन्होंने प्रोड्यूस की थी वो फिल्में। वो कौन सा फिल्म थी? फर्स्ट एक फिल्म थी नज़रअंदाज और एक कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म। राइट। तो मेरा एक्सपीरियंस उनके साथ उन 2 फिल्मों में तो था ही, और ये वो डायरेक्ट करने वाले थे, तो थोड़ी एक्साइटमेंट और भी ज़्यादा थी बिकॉज उनके साथ मैंने एज ए डायरेक्टर नहीं काम किया था अब तक। तो मैं बड़ी एक्साइटेडली पहुंच गया ऑफिस, मैंने भाई सुनाओ क्या है। तो उन्होंने कहा कि सर एक फिल्म मैं बनाना चाह रहा हूँ, उसका नाम है छावा। तो मुझे सबसे पहले तो ये लगा कि ये कोई एक्शन फिल्म होगी, ये कोई कमर्शियल, बहुत ही एक टिपिकल सी ईद में रिलीज होने वाली फिल्म होगी। तो उन्होंने जो है कहानी सुनाना शुरू किया, तो उन्होंने कहा कि सर तो कहानी शुरू होती है सन 1680 में। मैं घबरा गया, मैं तो सोच रहा था कि ये फिल्म शायद अबू धाबी में शुरू होगी, साउथ अफ्रीका में शुरू होगी। तब मुझे समझ में आया है कि ये, मुझे भी नहीं पता था कि छावा का मतलब होता है शेर का बच्चा। तो मेरी फर्स्ट डे जो मेरी मीटिंग थी, वो फर्स्ट डे तो मुझे छावा का मतलब जो है वो वहाँ समझ में आया। तो मैं बहुत घबरा गया था कि जिस फिल्म की टाइटल का मतलब अब समझ में आया, वो फिल्म लिखूं कैसे। पर उन्होंने एक हेल्प मेरे लिए बहुत करके रखी थी, बहुत अच्छे से। ही स्पेंट आई थिंक तकरीबन 6 महीने 8 महीने उन्होंने उस किताब को अकेले पहले तो पढ़ा और वो पूरी किताब समझी, और उसमें से उन्होंने एक कहानी जो है उसका एक स्ट्रक्चर निकाला। तो जब मैं उनसे मिला, मुझे वो स्ट्रक्चर उन्होंने सुनाया, तो मेरे लिए एक हेल्प इतनी बड़ी वहाँ से हो गई कि आई एटलीस्ट न्यू इन विच डायरेक्शन टू राइट, आई न्यू व्हाट वी नीड। फिर उसके बाद भी हमने 1-2 साल काफ़ी अप एंड डाउन हुआ स्क्रिप्ट में, काफ़ी ड्राफ्ट्स बने, काफ़ी हमने रिसर्च की। तो फ्लोर पे जाने से पहले 2 साल आपने स्क्रिप्ट पे ही काम किया? स्क्रिप्ट पे काम किया। और 2 साल बाद फ्लोर पर गए या उसके बाद भी प्री प्रोडक्शन शुरू हुआ? नहीं, देखिए स्क्रिप्ट तो इम्प्रूव होती ही रहती है। वो वो तो चीज़ ही ऐसी है कि वो सेट पे भी बेटर हो जाती है, वो एडिट पे भी काफ़ी बार आपकी फिल्म बेटर हो जाती है, डबिंग पे भी आप कितनी बार इम्प्रूव कर सकते हो। तो वो काम तो चलता ही रहा, बट हमें फिल्म शुरू कहाँ करनी है और हमें ख़त्म कहाँ करनी है, ये हमें उस 1-1.5 सालों में हमने जो है डिसाइड कर लिया था। देन वी जस्ट केप्ट इम्प्रूविंग इट, बट वी वर रेडी बाय शूट एंड वी जस्ट वेंट ऑल आउट देन ऑन इट। और प्रोड्यूसर्स आ चुके थे उस समय तक? हाँ, प्रोड्यूसर या
एक चीज़ ये है कि जब आपके पास रेफरेंस है किताब का और आपको पता है कि किताब में और इतिहास में भी हीरो हम दिखा रहे हैं कि नहीं रहेगा अंत में, और हिंदी फिल्में या फिल्में जो लोग देखने जाते हैं वो इसलिए जाते हैं कि अंत में हीरो की विजय हो, हीरो जीत जाए। तो ये थॉट शुरुआत में क्या लिमिटिंग था कि यार क्या ये वर्क करेगा ऑडियंस के साथ कि नहीं, कि हमारा हीरो आखिरी के 40 मिनट में दर्द ही सह रहा है और अंत में हम दिखा रहे हैं कि वो नहीं रहा, जबकि हम अपने फिल्म इंडस्ट्री में कहीं भी है जो फील गुड फिल्में होती हैं वहां पे हीरो जीतता ही जीतता है। जब शुरू से ही हमें पता है कि हीरो नहीं रहेगा तो क्या हुआ, अप्रीहेंशन था दिमाग में? नहीं, बिल्कुल भी नहीं था। आई विल टेल यू, सी, जो हिस्ट्री है छावा कैरेक्टर, अगर आप उसको पढ़ो या आप उसकी किताब शिवाजी सावंत जी की किताब पढ़ो, आप यही देखोगे कि जो लास्ट के जो पन्ने हैं इस कहानी के, जो लास्ट के जो जैसे फिल्म में हम कहते हैं कि लास्ट के 30 मिनट लोगों को बहुत रुला रहे हैं, तो शुरू से ही हमको पता था कि ये इसका इफेक्ट ये डेफिनेटली ये होगा ही होगा, क्योंकि हमें खुद हो रहा था। मुझे मराठा हिस्ट्री इस फिल्म से मुझे ज़्यादा समझने को मिली। बहुत सारे लोगों को, एक्चुअली बहुत सारे लोगों को आपने एक बहुत बड़ा फेवर किया है इतिहास के साथ। नहीं, मेरे साथ हुआ है ये फेवर। आई एम रियली लकी दैट आई गॉट अ चांस टू राइट अ फिल्म जो मेरे बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करती है, बिकॉज मैं महाराष्ट्र नहीं हूँ, तो मैंने इस चीज़ को उस तरीके से कभी देखा और समझा नहीं। लेकिन जब मैंने कहानी सुनी, जब मैंने रिसर्च की, जब मैंने अपना पूरा काम किया, तो आई कुड नॉट स्टॉप माई सेल्फ फ्रॉम फीलिंग ओवरवेल्म्ड व्हेन आई हर्ड द स्टोरी। तो जब मुझे लगा मुझ पर ये इफेक्ट हो रहा है तो नेचुरली लोगों पे भी होगा, ऑडियंस पर भी होगा। वो कन्विक्शन था शुरू वो से। था। और अगर आप देखें तो यस, इट इज अ फिजिकल टॉर्चर ऑन द प्रोटैगनिस्ट, सो टू स्पीक, इन दिस फिल्म। तो ऐसा लगता है कि वो कहीं हार तो नहीं रहा है, पर एट द सेम टाइम जो हमारे एंटागोनिस्ट है, जो औरंगजेब का कैरेक्टर है, वहाँ एक इमोशनल टॉर्चर चल रहा है, क्योंकि उसका टॉर्चर इन पे वर्क नहीं कर रहा है। सो आप अगर उस लेंस से देखो तो एक्चुअली में जो टॉर्चर है वो उस तरफ चल रहा है, वो इस तरफ नहीं चल रहा। ओ वाह, क्या बात है, बिल्कुल सही है। एक्चुअली वो इम्पैक्ट वही हुआ है कि हार विलेन ही रहा है, हार जो बिल्कुल एंटागनिस्ट है वही हार रहा है। भले ही फिजिकली हम यहाँ पे दिखा रहे हैं कि सारा पेन यही एंड्योर कर रहे हैं, बट मेंटल पेन वहां पर ज्यादा है। नहीं, बिल्कुल जो कॉज के लिए लड़ रहा होता है वो जीतता ही है। वो दोनों तरीके से जीतता है, फ्रॉम इवन विक्ट्री ऑल्सो एंड सैक्रिफाइस ऑल्सो, बोथ आर विक्ट्रीज। ट्रू, दैट्स सच अ ब्यूटीफुल थिंग। एक बात आपने कही कि आप मराठी नहीं हैं और ये फिल्म आपने लिखी है, तो वो चैलेंज था। ये एक बहुत टाइट रोप है, क्योंकि आप ऐसा कुछ इतिहास लिखने जा रहे हैं जिसको लेकर लोग बहुत सेंसिटिव हैं। तो कभी ये ख्याल आया कि कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए जिससे किसी भी प्रकार के लोगों को लोग हर्ट फील करें या कंट्रोवर्सी? वो बैक ऑफ द माइंड हमेशा रहता है, पर बिकॉज मेरे साथ लक्ष्मण सर थे थ्रू आउट द राइटिंग ऑफ द स्क्रीन प्ले, एंड ऑल्सो व्हेन आई वाज डूइंग माय रिसर्च, तो जितने सवाल होते थे मैं उनसे पूछता था, क्योंकि मैंने वो छावा की जो किताब है, छावा जो फिल्म है, छावा जो कैरेक्टर है, और मराठा की जो हिस्ट्री है, ये सब मैंने लक्ष्मण सर के थ्रू देख ली थी, उनसे सुन ली थी। तो उनके जितने भी मेरे कॉन्वर्सेशंस होते थे, मेरी समझ बढ़ती रहती थी और मेरे लिए काम करना आसान हो जाता था। सो फॉर मी, अगर मुझे डर लगता था तो मैं उनसे ही पूछ लेता था कि डज दिस साउंड राइट और डज दिस साउंड कंप्लीटली ऑफ। तो वो बता देते थे कि नहीं सर, ये ऐसा ही होता है, ये करेक्ट है। सो आई यूज्ड टू बी अश्योर्ड। सो फॉर मी वाज द बिगेस्ट सेंसर बोर्ड व्हाइल राइटिंग। जुगलबंदी एक बड़ी खूबसूरत ये जुगलबंदी थी। आई थिंक इसीलिए इतना खूबसूरती से वो पर्दे पर दिख रही है। राइटर और डायरेक्टर एक ही पेज पे हैं, सिंक में है। नहीं, उनका काम, उनका जज्बा इस फिल्म को लेके इतना ज़्यादा है, अभी भी है। तो मुझे बहुत बहुत हेल्प मिली थी। जितने भी मेरे सवाल होते थे मुझे उन्हीं से जवाब मिल जाता था। सो आई वॉज नॉट रियली स्ट्रेस्ड कि ऐसा कुछ पर्दे पे आ जाएगा जो लोगों को शायद पसंद नहीं आएगा या लोग बहुत माइंड करेंगे, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे साथ जो इंसान है जो ये फिल्म बना रहा है वो गलत नहीं जा रहा। तो वो गलत नहीं जा रहा, तो उसके पीछे जितने भी लोग खड़े हैं वो गलत नहीं जाएंगे। जब फिल्म लिख रहे थे, शुरुआत की लिखने की, तो जहन में एक्टर्स थे
विकी सर तो शुरू से ही थे। अच्छा, बिल्कुल। एक्चुअली यस, विकी सर, रश्मिका, वी वर वेरी क्लियर कि हमें इनके साथ काम करना है। वी कुड नॉट सी एनीबडी एल्स इन द रोल, वेरी ऑनेस्टली। एंड उसके बाद जो हमारा थर्ड मेन कैरेक्टर है औरंगजेब, वहाँ पर फिर हम जब उस डिस्कशन पे आए तो फिर अक्षय सर का नाम सजेस्ट हुआ। फिर हमने उस पर बड़ा अच्छा एक डिस्कशन किया कि यार उनको तो हमने इतने फिल्मों में इतना इंटरेस्टिंग काम करते हुए देखा है, वो ये रोल प्ले करेंगे तो डेफिनेटली कुछ बहुत ही अलग ही इम्पैक्ट आएगा। एंड वी आर ग्रेटफुल दैट वी मेट हिम, ही हर्ड इट, ही लव्ड इट, ही सेड आई एम ऑन, लेट्स डू इट। ही वाज वेरी एक्साइटेड। इसको मैं सॉरी थोड़ा खींचना चाहूँगा, बिल्कुल। क्योंकि अक्षय खन्ना के बारे में पता ही नहीं लोगों को। अक्षय खन्ना आते हैं, फिर कमाल करते हैं और फिर चले जाते हैं। कितना आसान था उनको अप्रोच करना? ऑफ कोर्स आपने बताया कि बहुत आसान था। अच्छा, बहुत आसान। अब जो इंसान घर से काम पे जाता है और काम से घर चले जाता है, उसे अप्रोच करना तो बहुत आसान होता है। जो बीच में बहुत कुछ करते हैं उन्हें अप्रोच करना थोड़ा टफ हो जाता है। ही इज जस्ट अ फोन कॉल अवे। आप अभी भी फोन करो, ही विल आंसर, एंड इफ यू वांट टू मीट हिम ही विल कॉल यू। मैं फ़ोन करके पूछता हूँ, अगर आना चाहें एक बार हमारे साथ इंटरव्यू करें तो मुश्किल है। बिल्कुल पूछ लीजिए। आई थिंक फिल्मों का रोल ऑफर करना उनको आसान है, बाकी मिलना उनसे मुश्किल है। नहीं, इज अ टेरिफिक एक्टर। और कोर्स ही जस्ट, आई थिंक उन्होंने बहुत 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 अच्छा काम किया हुआ है। वी आर सो हैप्पी विद एवरीबॉडी इन द फिल्म। जिसने भी ये पहला सजेशन दिया था, मेरे ख्याल से उसको भी अलग से फेलिसिटेट किया जाना चाहिए, क्योंकि इतना कमाल, ऑफ कोर्स वो कमाल के एक्टर हैं, वो कमाल ही करते, लेकिन उनको उस तरह से सोचना और फिर नहीं, फिर उनसे मिलना और खुद ये सरप्राइज भी होना जब उन्होंने कहा कि आई डोंट वांट पीपल टू रिकग्नाइज मी। वाह, औरंगजेब औरंगजेब ही लगना चाहिए। तो वहीं से समझ में आ गया था दैट हाउ मच इनटू द फिल्म ही इज एंड हाउ मच इनटू द कैरेक्टर ही वांट्स टू बी। तो हमें बड़ा अच्छा लग रहा था कि वी फाउंड अवर औरंगजेब एंड ही इज रियली रियली गोइंग टू डू समथिंग अमेजिंग। staying with Aurangzeb and Akshay sir, did you have to change the writing a little bit उनके आने के बाद? Yeah, a little bit. To be honest, अक्षय सर ने फर्स्ट डे पे ही हमें बता दिया था कि हाउ आई वांट टू प्ले माय रोल। और काफी सारे जगहों पे ऐसे ऐसे सीन्स थे, ऐसे लाइंस थे जो वी हैड टू काइंड ऑफ रीवर्क फॉर हिम। बट जो उनका टेक था, जो वो करना चाहते थे, वी रियली लाइक्ड इट। तो बहुत ही मतलब बेटर ही होती गई उसके बाद स्क्रिप्ट। एक इंटरेस्टिंग चीज है, उन्होंने बहुत नीचे का सुर पकड़ा है। ही इज यूज्ड अ वेरी लो नोट। मजा नहीं आया इस तरह से वो बात कर रहे हैं। दैट वाज हिज इंटरप्रिटेशन ऑफ द कैरेक्टर, बिकॉज आपका एक होता है ना कि कैरिड अवे हो जाना, क्लीशे वही है कि बी एज लाउड एज यू कैन, औरंगजेब है, टिरेनिकल होगा तो बॉडी लैंग्वेज वैसी होगी। तो दैट वाज हिज टेक, और इट वाज अ कोलैबोरेटिव एफर्ट कि सबने मिलकर। एक्चुअली द कैरेक्टर ओनली इज सच ना, द when you are playing the emperor, when you own the world, आपकी ताकत जो है वो सबसे ज्यादा, there is nobody in this world who's close to you who can defeat you. तो ऐसा किरदार या ऐसा इंसान ज्यादा बोलेगा ही क्यों? He will be very precise, क्योंकि वो बहुत एक्सपीरियंसेस से गुजर के इस स्टेज पे पहुंचा है कि अब उससे दुनिया की पूरी समझ आ चुकी है। तो अब तो वो तभी बोलेगा जब उसकी एक बात के 100 मतलब निकलेंगे। So he kept his character, I think, completely on that line of precision, and कहीं पर भी आप देखो किसी भी सीन में there is not even one extra word that he is saying. और इमोशनल व्याकरण भी, इमोशनल ग्रामर भी उतना ही है जितना जरूरी है। Correct, very limited, because such people don't waste their time in talking. They are very very clear, very precise. सेट पे कभी हुआ चेंजेस कुछ ऐसे अक्षय सर के उसमें कि यार इस सुर में नहीं हो रहा है, चलो कुछ और कर लेते हैं? नहीं वैसे तो नहीं कि नहीं हो रहा है, मतलब मजा नहीं आ रहा है। सारे एक्टर्स जो थे फिल्म में they were so good, they were so well prepared, they were so hard working. मतलब मैं सच कह रहा हूँ, सबने अपनी तरफ से जो है हर क्रू मेंबर, हर टेक्नीशियन, हर एक्टर, सबने जो है जान डाली है, सबने अपना खून पसीने से काम किया हुआ है। सबको देख के ऐसा लगता था कि इन्हीं की फिल्म है। ये कभी नहीं लगा कि ये
किसी एक्टर की फिल्म है या किसी डायरेक्टर की फिल्म है या प्रोड्यूसर की फिल्म है, छावा के सेट पे जो इंसान चल रहा था वो ऐसे स्टाइल से चलता था कि ऐसे लगता था कि मैं ही फिल्म बना रहा हूँ. So with this energy and with this kind of a vibe, everybody, whatever you see, whether it came from the actors or the crew, वो most of the times सही सुर में ही गया. वो most of the times वो सही जगह ही बैठा, because we were all very aligned with the film. तो काफी बार हमने कुछ नई चीजें ट्राई करने की कोशिश भी की, बट व्हेन यू आर डूइंग अ हिस्टोरिक आप ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हो. तो हमने उस चीज पे जो है थोड़े टाइम के बाद pause लगा दिया, and we stuck to what we were kind of doing. Small improvisations we kept doing here and there, but most of it was nicely, written, and it was क्या है कि we shot the film in parts. So in between कभी-कभी आपको टाइम मिल जाता है दो स्केड्यूल के बीच में, तो उसमें कभी कभार आप बैठ के थोड़ा सा उसमें कोई और काम कर लो. बट हमने कोई चीज बदली नहीं, हमने हर चीज को बेटर करने की कोशिश की. हम तो बहुत ही क्लियर थे विद द काइंड ऑफ फिल्म वी वांटेड टू मेक. तो बड़े कन्विक्शन के साथ बहुत ही मजे से बनाई, एंड सो हैप्पी टू सी द रिस्पॉन्स एंड द लव ऑफ पीपल. आपसे वो कन्विक्शन पर्दे पे भी दिख रहा है, वो कन्विक्शन रिफ्लेक्ट हो रहा है लोगों के रिस्पॉन्स में भी. नहीं, वो लोगों की ऑनेस्टी और प्योरिटी, जिन्होंने भी फिल्म को हाथ लगाया है, उन सबकी ऑनेस्टी और प्योरिटी जो है वो फिल्म को ब्लेस कर रही है. कास्टिंग पे ही रहते हुए विक्की की बात करते हैं जी. ऑफ कोर्स, मतलब छावा की बात करें और विक्की की नहीं बात करें, तो मैंने जब स्क्रीनिंग पे देखी फिल्म तो 90% ऑफ टाइम मैं यही सोच रहा था कि कैसे करेक्ट ये नहीं कर सकते. फिर जब वो लास्ट में क्लाइमैक्स, प्री क्लाइमैक्स फाइट, जो लास्ट फाइट है, वो देखी, मैंने कहा नहीं भाई, ये दिस इज अनरियल. और वो देख के पता चल रहा है कि वो वीएफएक्स नहीं है, वो किया है उस आदमी. आपका एक्सपीरियंस कितना, 1 साल शूट किया पूरा? हाँ, about 8 months. 8 months. The span of 8 months. Your experience with Vicky? See, it's very difficult to say something good about Vicky, which is not always not been said. मतलब ऐसा कुछ है ही नहीं. वो कहते हैं कि वो अब ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी को कुछ और वर्ड्स इन्वेंट करने पड़ेंगे विकी कौशल को डिस्क्राइब करने के लिए. इट वाज सो लवली टू वर्क विद हिम. और आई स्टिल रिमेम्बर, मैं एक किस्सा सुनाता हूँ. हम शूट कर रहे थे कोई एक सीन, और उन दिनों सैम मानेकशॉ जो फिल्म उन्होंने की थी उसके प्रमोशन शुरू होने वाले थे. तो ट्रेलर्स आ गए थे, कुछ फिल्म की प्रमोशन, विजुअल प्रमोशन जो भी चल रही थी, हम देख रहे थे. तो मैं सेट पे बैठे बैठे वो एक बार मैंने वो कोई ट्रेलर देखा. मैंने कहा यार ये सैम है, और ये सामने मैं देख रहा हूँ छत्रपति संभाजी महाराज है, और फिर मैं सैम को देख रहा हूँ. फिर मैं इतना कंफ्यूज हो गया कि यार ये दो इंसान है कि एक इंसान है. यहाँ इतना अलग लग रहा है और वहां सामने एक्टिंग कर रहे इतने अलग लग रहा है. और खाली प्रोस्थेटिक वो नहीं, पूरा शरीर. हाँ, मतलब विक्की कौशल disappeared. And the character just came in front of me, and another character on my phone. तो मैं तो उस दिन तो मैं काम पे फोकस ही नहीं कर पाया है, because it was just so overwhelming to see that. तो मैं उनके पास गया और मैंने कहा सर आज जो है काम करने की कोशिश हो रही थी, तो मैंने कुछ और लिख दिया आपको देखते देखते. तो मैंने उनको 3-4 लाइनें ऐसी मजे मजे में सुनाई, जो उनको ही देख देख के ऐसी एक इंस्पिरेशन मिली. तो मस्ती में मैंने 4 लाइनें लिख दी, क्योंकि he's played a soldier, in these films, and now I'm seeing a king in front, जिनके अंडर इतने सारे soldiers हैं, तो and both so convincing. तो I told him, मैंने 4 लाइनें उनके लिए लिखी कि सरहद का सैनिक, सैनिकों का राजा. सरहद का सैनिक, सैनिकों का राजा, हर रूप में सच्चा लगता है. तू पहला ऐसा इंसान है जिसे बदलते देख अच्छा लगता है. क्या बात है, क्या बात है. जितने भी एक्टर्स देख रहे हैं इस चीज को ना, इसको आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके रख लें अपने पास. That's what acting is all about. This is what I felt when I was looking at him in front of me, and so I said, now all the best for your promotions. Wow. But he was leaving that day, so that one day was very special for me, because I never felt like that on a film set while looking at an actor.
वो ही इज ट्रूली स्पेशल, गॉड ब्लेस हिम। मैं वही मैंने बताया, फिल्म देखते हुए मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे यार, अब एहसास कमतरी जिसे कहते हैं कि यार ये तो नहीं कर सकते, ये हुनर नहीं है हमारे अंदर, जिसके अंदर है उसको सलाम। नो नो बिल्कुल, ही इज एंड वेरी हार्ड वर्किंग, वेरी वेरी हार्ड वर्किंग। कुछ उनके इस फिल्म में इसके डेडिकेशन के किस्से अगर आपको याद हो, कुछ ऐसा वाकया सेट पर? नहीं, वो इस फिल्म में तो इट वाज सो डिमांडिंग, क्योंकि आपको फिजिकली भी आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है, आपको हॉर्स राइडिंग से लेके स्वॉर्ड फाइटिंग, आपको वो वाली ट्रेनिंग करनी है, और उसके बाद आपको लैंग्वेज, आपको वो हिंदी भी अच्छी बोलनी है, आपको वो कविताएं भी हाँ बोलनी वो है। सारी चीजें भी करनी है। तो ये तो मतलब हर तरीके से जो है चैलेंजिंग था। इट वाज नॉट इजी, एंड देन द क्लाइमैक्स, ओ गॉड, कितना टाइम लगा क्लाइमैक्स पूरा, वो जो 40 मिनट है, 30 मिनट वो शूट होने में? आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली, बट आई थिंक 10-15 दिन तो किया होगा शूट। 10-15 दिन उस फिजिकल और मेंटल स्टेट में रहना। और जब हमने शूट शुरू किया था, तो आफ्टर 2-3 days ऑफ शूट ही हैड एन इंजरी आल्सो। मैं उस तो शेड्यूल वो- में आने वाला था, मेरा शेड्यूल चेंज हुआ था। तो साथ साथ वो भी सहना पड़ा। तो इट वाज अ टफ जर्नी फॉर श्योर। मैं एक दिन सितारा के शेड्यूल में था, सिर्फ एक दिन, मेरी हालत खराब हो गई थी। ये लोग दे वर 30 देयर दिन फॉर अ I think, मंथ। मंथ यार, रमजान का भी वक्त था, काफी लोग तो भूखे पेट काम कर रहे थे। और जिनको नहीं पता है, उस समय सतारा में भयंकर गर्मी, और सतारा में गर्मी और ज्यादा पता चलती है क्योंकि बैरन है, और जहाँ शूट कर रहे थे वहां कुछ भी ग्रीनरी नहीं है, और एक्शन शूट हो रहा है, ये भी नहीं कि एक्शन शूट हो रहा था, गन्ने ये के भी नहीं खेतों कैसे आराम से बैठ के संवाद हो रहा है। एक्शन है। शूट कोई हो पेड़ पे लटका हुआ है, कोई जमीन से निकल रहा है, ऐसे ऐसे तो गन्ने के खेतों में से कितने के खेत दिखाया कि में, छिल गया कुछ कुछ इधर उधर। भाई आसान नहीं है एक्टिंग करना, ठीक है ना। रश्मिका इमोशनली जो उन्होंने किया है फिल्म में, एक कामनेस भी लाई है, एक ग्रेस भी लाई है, और एक वीरांगना का जो वैलर है वो भी उनकी आंखों में दिखता है। हाउ हैप्पी वर यू, और डिड यू नो कि नहीं ये तो? नो नो, वी वर वेरी हैप्पी, इनफैक्ट वी वर श्योर कि ये तो होना ही था। नहीं, लक्ष्मण सर ने आई थिंक बोला भी है, ये काफी इंटरव्यूज में भी शायद उन्होंने मेंशन किया हुआ है, दैट द प्योरिटी दैट रश्मिका's eyes have, वो इस कैरेक्टर की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट फीचर था। वी वांटेड दैट प्योरिटी, वी वांटेड her to be a loving mother, wife, queen, everything. So she is so expressive, she is so good. So when she came on set, हमने जब first shot लिया, जब अपने and put the camera, and when she entered the frame, it was just magic. Some people are, they just walk into the frame and they are just, you can't see anything else. So Ashmika also really, really, really pleasure to work with her. मुझे वो शेड्यूल याद है, वो पहला वो जो सीक्वेंस इवेंचुअली फिल्म में रखा नहीं गया था, लेकिन वो उस शूट में मैं भी था, और मैंने झलक देखी थी उनकी, और मुझे लगा अरे ये वही रश्मिका है जिनको मेरा ज्यादातर उनको जो मैंने देखा था वो पापराजी वीडियोस और उन सब चीजों में देखा था, उनका दूसरा साइड देखा था। सडनली आई वाज सीइंग दिस साइड एंड इट वाज अमेजिंग। नहीं, she also worked so hard. फिल्म के बारे में बात करें, कास्ट के बारे में बात करें, और विनीत भाई के बारे में बात नहीं करें तो फिर तो अधूरा है। विनीत भाई का एक इंटरव्यू था अभी जहाँ पर वो बहुत इमोशनल हो गए थे अबाउट हाउ द रिकॉग्निशन दैट शुड हैव कम टू हिम नहीं आया है अभी तक उनके पास। ये छावा के रिलीज से पहले की बात है, वो कोई और प्रमोशन कर रहे थे और वहां कई जगह वो बहुत इमोशनल हो गए, और फिर ये फिल्म आती है और विक्की, अक्षय सर के अलावा, रश्मिका के अलावा कोई नोटिस होता है तो विनीत भाई। उनकी कास्टिंग को लेकर भी आप लोग कन्विंस थे या he was an addition and then? I think लक्ष्मण सर ने ऑलरेडी उनका काम कहीं देखा था या उनकी बात हुई थी, आई फील। तो मुझे याद है कि वो इट वाज ऑलरेडी क्या कहते हैं डिसाइडेड, और आई थिंक 1-2 स्क्रीन टेस्ट में भी लिए होंगे उन्होंने, बट उस कैरेक्टर के लिए भी आई थिंक लक्ष्मण सर वाज वेरी श्योर ऑफ हिज कास्ट एक्चुअली। लेट्स पुट इट दैट वे एंड गिव द क्रेडिट टू हिम दैट
कोई भी गलत चेहरा दिखाता था तो वो इमिडिएटली मना कर देते थे, क्योंकि ही रियली न्यू एग्जैक्टली कि मेरे कैरेक्टर्स कैसे दिखने वाले हैं। एंड एक आध बारी एक बारी एक हिस्टोरियन आ गए थे हमारे सेट पे मिलने, और 2-3 कैरेक्टर्स को उन्होंने देखा और उन्होंने देखते ही कहा कि यार ये ऐसे आप एकदम एग्जैक्ट फेसेस कैसे ले आए, क्योंकि हमने जितने भी उनके फोटोग्राफ्स या स्केचेस या पेंटिंग, क्योंकि उन्होंने तो काफी आर्काइव्स देखी है, पढ़ी है, उनके पास तो ज्यादा एक्सेस है ऑफ हाउ थिंग्स लुक्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, तो उन्हें हर चीज जो इतनी सिमिलर लग रही थी, तो somewhere I felt that yes, Lakshman sir really did the right thing by casting this particular actor, and वो नहीं जो शायद मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं तो अच्छा एक्टर सोच के सजेस्ट कर रहा हूँ, बट उन्होंने वो चीजें, उन्होंने बचपन से he's heard these stories, he knows this world more than anybody else, तो उन्हें एग्जैक्टली पता है कि भाई बाहिर जी नायक कैसे दिखेंगे, नीलूपंत जी कैसे दिखेंगे, छावा कैसे दिखेगा, so he had all the faces very clear। और दूसरी बात क्या है कि जब आप लोगों से मिलते हो या फोटोग्राफ देखते हो या ऑडिशन देखते हो, तो ऐसी फिल्मों में वो वैसे दिखने नहीं वाले हैं। बिल्कुल सही बात। उनका जो लुक है बहुत रिच होने वाला है, बिल्कुल बहुत कुछ आने वाला है, दे आर गोइंग टू लुक वेरी डिफरेंट, तो वो उस समय भी विजुअलाइज करना है कि ये उस गेटअप में ऐसा लगेगा, तो समवेयर ही रियली न्यू व्हाट ही वांटेड, ही वाज वेरी क्लियर, सो दैट्स हाउ ऑल द कास्ट एक्चुअली फेल इनटू प्लेस। और क्योंकि विनीत भाई खुद एक पोएट है, लिखते हैं काफी, उससे कितनी मदद मिली, या उससे मदद मिली, क्योंकि जब कोई लिखता है इंसान तो उसकी समझ पोइट्री की अलग हो जाती है, तो आप जो लिख के दोगे उसको जब वो परफॉर्म करेगा तो फ्रॉम समबडी हु डजंट अंडरस्टैंड पोइट्री इट बिकम्स डिफरेंट, सो हाउ डिड दैट हेल्प विनीत्स अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज ऑफ पोइट्री? आई थिंक सबसे बड़ी हेल्प तो ये हुई है कि जितनी भी पोइट्रीज उन्होंने फिल्म में बोली है वो बहुत वर्क की, लोगों को बहुत पसंद आई, तो इट्स वेरी क्लियर दैट ही रियली अंडरस्टैंड्स कि एक कविता कैसे कही जाती है और डायलॉग कैसे बोला जाता है, तो कुछ समझाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, ऐसे लिख के दे दिया और उन्होंने कह दिया और बात खत्म हो गई। ही इज वेरी गुड विद हिज परफॉर्मेंसेस, विद हिज डिक्शन, ही इज गॉट अ ग्रेट वॉइस। जिस तरह से उन्होंने क्लाइमैक्स में अपनी आवाज का इस्तेमाल किया है, रेंज का पूरी, it's amazing. Everyone added something from home in this film. True. ऐसी फिल्म जब आप लिखते हैं तो जाहिर सी बात है सक्सेस के साथ कंट्रोवर्सी भी आती, उस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक लास्ट सवाल अबाउट विनीत, कि उनको जो ये रिकॉग्निशन मिल रही है, हाउ हैप्पी डू यू फील कि फाइनली एक एक्टर वो मकाम मिल रहा है? आई थिंक इंडस्ट्री में जो हम लोग तो मानते हैं कि हम एक अच्छे एक्टर हैं, बाहर उतनी पहचान नहीं थी, पर अब उससे वो पहचान मिल रही है, तो आप वो जरिया बन गए किसी को उसका ड्यू दिलाने में। Does that come to your mind and make you feel happy जब मैं एक मीडियम बना? नहीं, मैंने तो कुछ नहीं किया। देखो, एक तो ये चीज भी होती है कि आप अपने काम को कितना सीरियसली लेते हो, तो मैं अपनी बात कर रहा हूँ, तो मैं अगर सुबह से शाम तक पिक्चर लिख रहा हूँ, तो घर जाके द फर्स्ट थिंग इज कि मैं फिल्म नहीं देखूंगा, कोई और चीज कर लूंगा। तो इसलिए मैं सब सोचता नहीं हूँ, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं इतनी सीरियसली इन सब चीजों को लेता नहीं हूँ, क्योंकि बॉलीवुड भी जो है ना एक जाल जैसा है बहुत बड़ा। आप खो जाते हो, फ्राइडे टू फ्राइडे आप कहीं और होते हो, इट्स दैट काइंड ऑफ थिंग। तो मैं खुश रहता हूँ, मुझे लगता है फिल्म अच्छी लिखो, फिल्म अच्छी बन गई तो और भी अच्छी बात है। अब इफ विनीत इज हैप्पी, आई एम डैम हैप्पी, विक्की इज हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी, यू आर हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी। अरे खुश जो आप रहते हैं इसकी झलक तो हमने। इफ यू आर सैड, आई कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, सो आई एम हैप्पी विद योर हैप्पीनेस, एज सिंपल एज दैट। नहीं, आप खुश रहते हैं इसकी तो झलक हमने देख ली थी सेट पे, और आपका एटीट्यूड है। मैं कहा यार इतने बड़े राइटर, ये तो मतलब ये वाकई पूछा भी यही लिख रहे हैं ना, कि और तो नहीं कि किसी को असिस्ट कर रहे हैं, और अच्छा ही इज द मैन। तो जो सादगी है आपकी ना,
आपने कहाँ देखा था मुझे? वॉचमैन मुझे रोक रहा था क्या सेट पे? वॉचमैन तो जो आप रोक रहा था वो भी किस्सा है, ये तो बताऊं मैं। बताइए। ये बिल्कुल बताइए। स्क्रीनिंग पर हम लोग गए थे और काश वो वॉचमैन भी देख रहा हो, लेकिन वो वॉचमैन भी देख ले कि भैया देख लो, हम झूठ नहीं बोला मैंने। स्क्रीनिंग पे गए थे तो स्क्रीनिंग खत्म हो गई, सब लोग एक दूसरे से मिले, सब लोग जाने लगे, हम लोग पीछे पीछे जा रहे थे। लक्ष्मण सर आगे थे, विकी कौशल पीछे थे, उनके साथ कटरीना जी थी, और भी एक आध दो लोग थे। वो थे दिनेश सर थे, वो लोग चले गए, फिर हम लोग पीछे थे, हम दोनों को रोक दिया गया। फिर मैंने कहा अरे भाई राइटर है फिल्म के, तो फिर मैंने कहा अरे ये राइटर है, हाँ ठीक है, तो इनके साथ फिर मैं भी चला गया। तो मुझे तो फिर भी नहीं पहचाना उसने, लेकिन इनको मैंने पहचानवा दिया, तो मैंने अपना कर्ज उतार दिया है। आपने जाना था अंदर, मेरा इस्तेमाल किया। ये मैं तो सच आज बाहर आया है, तो थैंक यू वॉचमैन। तुम्हारा शुक्रिया अदा मैं कर रहा हूँ कि मुझे अंदर जाना था और मैं इनके जरिए, मैं तो भीड़ को पीठ दिखाने की सोच रहा था, आप सामने से ले गए। एक्चुअली ये भाग रहे थे, लेकिन आप जरिया बने मुझे उस दरवाजे के अंदर ले जाने का, और आप ही जरिया बने मुझे बड़ी स्क्रीन पर लाने का। ये मेरी पहली रिलीज फिल्म है, थिएट्रिकल रिलीज। ओह कांग्रेचुलेशंस। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नहीं, ये फिल्म सर मेरे लिए भी इतना बड़ा मौका है, और आप देखो इतनी बड़ी फिल्म है, इतना बड़ा प्रोडक्शन हाउस है, इतने बड़े डायरेक्टर है, तो चाहे तो किसी को भी ले सकते हैं। ऐसी कोई जबरदस्ती नहीं थी कि मैं ही हूँ जिसे ये सब्जेक्ट की बहुत नॉलेज है, या ये कोई हिस्टोरिक फिल्म लिखने में मैंने कोई पीएचडी की हुई है। इससे पहले भी कोई हिस्टोरिकल लिखा बिल्कुल भी नहीं। ट्रू ट्रू। तो मेरे लिए सोचो आप कितनी बड़ी बात है। तो हाउ कैन आई टेक द क्रेडिट of somebody else feeling good when I myself am, grateful, number one in that list. ये तो खैर that's humility also, और ये एक वो भी रियलिटी चेक भी है जो कि आर्टिस्ट को होना भी चाहिए कि नहीं ठीक है, वरना डिल्यूजनल हो जाते हैं लोग। चमन में रगो से बात बनती है, हम ही हम है तो क्या हम है, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, ये लोगों को पता होना चाहिए। हमारे आपके बीच में बहुत सिमिलैरिटीज भी हैं। इसके अलावा एक सिमिलैरिटी ये है कि आप भी एक्सीडेंटल आर्टिस्ट, मतलब दिस इज नॉट अ फर्स्ट चॉइस प्रोफेशन। जैसे मेरा वॉइसिंग और एक्टिंग फर्स्ट, मुझे भी पता चला, मैं एक्सप्लोर करते करते यहाँ पहुंच गया। वो जर्नी जानना चाहेंगे। जर्नी तो सर ऐसी है, देखो मैं बताता हूँ, मैं सीए से शुरू करिएगा। सीए की पढ़ाई, सीए तो मैं भूल भी गया हूँ, आपने याद दिला दिया। एक्चुअली क्या हुआ था, मैं पढ़ाई कर रहा था और मैं कॉलेज के बाहर ही खड़ा होता था। तो मुझे किसी ने कहा कि मत जा कॉलेज, कोई बात नहीं, कहीं और चले जा, कुछ और सीख ले, टाइम क्यों वेस्ट कर रहा है, सिंपल सी बात है। तो मैंने सोचा क्या करें, तो उस समय बीकॉम के साथ साथ सब सीए करते थे, तो मैं सीए करने चला गया और पढ़ाई में ठीक ठाक था, तो ऐसे कुछ डर नहीं लग रहा था। गया लेकिन बोर हो गया। 2-3 महीने में को क्लासेस होती थी, जाता था मैं, 3 महीने तो मैं काफी रेगुलरली गया, पर इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। एंड आई रियलाइज्ड कि ये किसी डायरेक्शन में ये जा नहीं रहा है। तो मैं मेरे एक दोस्त के साथ, स्कूल का मेरा 2nd स्टैंडर्ड से मेरा एक दोस्त, उसको भी मैंने पकड़ा, सीए करते हैं, चल सीए करते हैं। दोनों चले गए, मैं 3 महीने में छोड़ के निकल गया, वो सीए। अच्छा, वो इवेंचुअली फिनिश्ड एंड इज अ सीए। आज भी कहता है कहाँ फंसा दिया यार तूने, तो इतना इंटरेस्टिंग काम कर रहा है। तो आई क्विट इन 3 months एंड उसके बाद आई डिडंट नो रियली व्हाट टू डू। तो आई लैंडेड अप एट वन इंटरव्यू, एक फिल्म बन रही थी जिसका नाम था जेम्स। रोहित जुगराज डायरेक्ट कर रहे थे, राम गोपाल वर्मा प्रोड्यूस कर रहे थे, जिसके हीरो, हाँ, मोहित अलावत हीरो थे। और क्या है, उसमें सब नए नए लोग, न्यू डायरेक्टर, न्यू एक्टर, बड़ी ऐसी यंग सी टीम थी। मेरा कॉलेज वहाँ, आई थिंक मैं तब था, हाँ, मैं 3rd ईयर बीकॉम, फाइनल ईयर बीकॉम कर रहा था। तो मैं मिला रोहित सर से और उन्होंने कहा कम ऑन बोर्ड, आ जाओ। मैंने बताया नहीं मैं अभी तक कॉलेज में हूँ, मुझे लगा कि क्या पता नौकरी ना दें, कि ये तो अभी भी पढ़ रहा है, और मुझे पता था कि मैं कॉलेज के साथ साथ ये कर सकता हूँ, तो मैं चुपचाप घुस गया। फिर मैंने वो फिल्म में असिस्ट किया। तो असिस्ट करने के दौरान मैंने देखा कि मुझे ये काम में भी बोरियत हो रही। तो मैं और स्ट्रेस में आ गया कि यार हर काम में अगर बोरियत आने लग जाएगी तो बंदा करेगा क्या। तो मैंने एज एन असिस्टेंट अपना काम चेंज करना शुरू किया, क्योंकि बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं फिल्म में, तो यूजुअली एक असिस्टेंट एक डिपार्टमेंट हैंडल करता है और थ्रू आउट द फिल्म वही करता है।
असिस्टेंट बाय द वे उनको एडीज भी कहा जाता है, तो जिनको असिस्टेंट ना समझ में आए वो एडी तरह समझ सकते हैं। जी। तो मैंने सारे डिपार्टमेंट में एक एक करके काम करना शुरू किया और फिर वही रियलाइज किया कि बोर हो रहा है, ना इस डिपार्टमेंट में मजा आ रहा है, ना क्लैप देने में मजा आ रहा है, ना कॉस्ट्यूम में मजा आ रहा है। कॉस्ट्यूम भी कर आर्ट सब कुछ करके देख लिया, ओह सारा कुछ। आप ये मतलब यकीन नहीं करोगे, अजीब अजीब से हर चीज मैंने करके देख ली। मैंने राइटिंग के अलावा सब कुछ कर लिया था। फिर लास्ट में मुझे ये समझ में आया कि अब तो एक ही चीज बची है, स्क्रिप्ट। तो मैं क्या करने लग गया, मैं लिखी हुई स्क्रिप्ट ले जाता था, जो राइटर लिख के देता था, घर लेके जाता था और वो सेम सीन रीराइट करता था बिना किसी के कहे कि करो ऐसा, अपने आप, बस ताकि वो सीन ज्यादा बदले भी ना, थोड़े से वर्ड्स नए आ जाए और एक नया थॉट जुड़ जाए। तो मैं बेसिकली डायलॉग राइटिंग उस सीन की दोबारा से करके डायरेक्टर के पास चला गया, 3-4 सीन सैंपल लेके। मैंने कहा मैं ये लिखा है मैंने, वैसे ही मैं स्क्रिबलिंग अराउंड। तो उसने पढ़े एंड तब मान लो जैसे 8-10 लाइनें लिखी हुई है मैंने डायलॉग्स की, तो 2-3 लाइनें पसंद आ गई, तो उसने वो लेके अपना स्क्रिप्ट में ऐड कर दी। तो ये धीरे धीरे मैं जो है ये प्रोसेस में घुस गया। तो जब वो सीन शूट हो रहा था, तो वो वाला सीन का जो फर्स्ट डायलॉग था वो वही वाला था जो मैंने लिखा था और बाकी पुराना सीन था। तो वो मेरा भी ना पहला दिन था शूट का, पहली फिल्म, शूट का पहला दिन, पहला शॉट, पहला डायलॉग जो मैंने लिखा। तो जब वो सीन हुआ, जब वो शॉट हुआ, तो वो अपनी लाइन जब सुनी मॉनिटर पे, जब मैं देख रहा था एक्टर परफॉर्म कर रहा है, तो तब बड़ा अच्छा लगा। तो तब समझ में आया कि ये काम में बोर नहीं होऊंगा, ये काम अच्छा है, ये करना चाहिए। पर आता नहीं था, पर करना यही था। सो I became a writer just because I thought writing is giving me joy, but I did not know how to write at that point of time. Wow. I had just begun. तो मैंने सारे सीन लिख दिए उस फिल्म के एक एक करके। उसके बाद जो जो शूट हो देगा ना, मैं सब करता गया, सब कर देगा। तो एक एक 2-2 लाइनें उसमें जुड़ती गई। तो उससे बस एक कॉन्फिडेंस मिलता गया कि अच्छा चलो, पूरा नहीं, कुछ तो समझ आ रहा है लोगों को, डायरेक्टर को कुछ अच्छा लग रहा है, समवेयर आई एम राइट। सो इट जस्ट हेल्प्ड मी टू डू मोर। So beautiful. Exploration is such a wonderful part of anyone's journey. Yeah. And exploration is so important. वरना आप लीक में फंस के रह जाओ कि यार सब ये कर रहे हैं तो मैं भी ये कर लेता हूँ। एक्सप्लोर करते करते देखिए हमें आप मिल गए। आप ना होते तो हमको छावा ना मिलती तो हमारी डेब्यू पता नहीं कब होती बड़ी स्क्रीन पर। Things just happen like that. That's what I have noticed. This is so beautiful and so inspiring. और मैं ये No, I am grateful to even to Rohit sir, Rohit Jugraj. He really motivated and pushed me because somewhere he also understood that this is what I'm enjoying a little more than the other things. So he never bothered me with other responsibilities. He really let me add as much as I could in the film. उस जर्नी में बहुत जरूरी है ऐसे लोग मिलना जो नहीं बिल्कुल सपोर्ट। आफ्टर दैट आई उसके बाद मैंने चीनी कम फिल्म में एज एन एडी काम किया। बट वही है, एडी का काम तो मैं करके आ गया था। और इतना ज्यादा करके आ गया था कि इस फिल्म में मुझे इतनी मेहनत करने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी, बिकॉज एक पूरी फिल्म मैंने हर डिपार्टमेंट में करके खत्म किया। आई हैव सीन द होल प्रोसेस। तो मैंने वही किया, सेम हरकत, स्क्रिप्ट ली, रीराइट करना शुरू कर दिया और जाके बाल्की सर को एक दिन दिखा दिया कि सर ये मैंने लिखा है। तो वो चौंक गए, वो कहते हैं क्यों लिखा है, मैंने ठीक से नहीं लिखा था। ऐसे नहीं सर, वो ऐसे ही मैं लिखने का थोड़ा सा शौक, नया शौक चढ़ा है, सीख रहा हूँ। तो इफ यू लाइक समथिंग प्लीज लेट मी नो। तो उन्होंने सीन पढ़ा और वही सेम चीज हुई, 2 लाइन 3 लाइन 1 लाइन में जो उनको पसंद आ रहा था वो उन्होंने स्क्रिप्ट में डालना शुरू कर दिया। अब हुई शूटिंग। अब मैं देख रहा हूँ बच्चन साहब आए हुए हैं सेट पे। नाउ मिस्टर अमिताभ बच्चन इज सेइंग अ लाइन व्हिच यू हैव रिटन। वाओ। एंड यू आर barely 24-year-old। फिर तो श्योर हो गया कि यही काम अच्छा है भाई, यही करते, इसमें बड़ा मजा आ रहा है। सो दैट्स हाउ आई डिसाइडेड दैट आई शुड राइट, नॉट दैट आई एम अ राइटर। आई स्टार्टेड लाइक you explored. You explored your way through. I kept learning with every film, with every director. और फिर उन्हीं आर बाल्की के लिए आपने एक पूरी फिल्म लिखी जिसका नाम था। हाँ, एक्चुअली
Balki sir also noticed that I am more interested to write than being an AD. So when he was making Pa, after Chini Kam, his second film was Pa. So he asked me to join in as a writer, as a co-writer. वाओ। फिर मेरी वहां से फिर एक वैसी एक राइटिंग जर्नी और शुरू हो गई कि फिर पा ऑनवर्ड्स टिल नाउ, हमारी लास्ट फिल्म घूमर। सो फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स, चीनी कम में भी आई वाज ऑब्वियसली देयर, तो तब से अब तक आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ ऑल हिज फिल्म्स। वाओ। तो उन्होंने भी जो है एडी के वो भीड़ में से निकाल के बगल में बिठा के बोला चलो लिखते हैं साथ में। तो फिर उसके बाद आई वाज नो लुकिंग बैक, देन आई जस्ट केप्ट राइटिंग, फिर जो काम आता गया मैं करता गया। कितना सही लोग कहते हैं ना, सक्सेस इज नेवर वन पर्सन, सो मेनी पीपल। दिस इज सच अ ब्यूटीफुल स्टोरी। एंड इससे एक चीज और निकल के आती है कि आपने मतलब क्या रेंज, सिंह इज किंग, घूमर, छावा, हर तरह की चीजें लिख डाली है। क्या करने में सबसे मजा आया, या इट इज एवरी टाइम यू डू समथिंग न्यू, कुछ मजेदार, कुछ चैलेंजिंग मजेदार ही है? नहीं, जैसे मैंने छावा की कहानी बताई ना, जो चीज लगता है कि ये कैसे करूँ, ये नहीं होगी मुझसे, वो तो करने में मजा आता है, वही करना चाहिए। जो आता है वो करने में वो इतना मजा नहीं आता है, उसमें भी आपको फिर कुछ नया करना पड़ता है। बट आई रियली बिलीव दैट वी मस्ट ऑलवेज ट्राई टू डू समथिंग विच वी थिंक वी कैन नॉट डू, एंड दैट इज हाउ वी विल ग्रो आउट ऑफ इट। दिस इज सो ब्यूटीफुल, क्योंकि जॉन सी मैक्सवेल करके एक लीडरशिप कोच हैं, वो एक बड़ी खूबसूरत बात कहते हैं कि रबर बैंड जो है उसकी यूटिलिटी ही तब है जब उसको खींचा जाए, वरना ऐसे पड़े पड़े तो बेकार है। एंड यू आर सच अ ब्यूटीफुल एग्जांपल ऑफ दैट, एंड यू एम्बॉडी दैट आल्सो कि भैया जो चीज लग रहा है कि ये खींचेगी मुझे, मैं वही करूंगा। नहीं, वो सारी जॉनर की फिल्में हम देखते तो है, समझ भी लेते हैं, उस पे ज्ञान भी दे देते हैं, लिख क्यों नहीं सकते यार? ट्रू, दैट्स आल्सो आई डोंट सी इट एज अ ब्लॉक। सी, हर फिल्म को लिखने के लिए आपको उस फिल्म के लिए तैयार होना पड़ता है। वो राइटिंग का भी एक प्री प्रोडक्शन होता है, यू हैव टू बी इन दैट जोन टू राइट अ पर्टिकुलर फिल्म। तो आप जो फिल्म लिख रहे हो आप उसकी तैयारी करो और फिर लिखना शुरू कर दो। इट इज वेरी क्लियर। प्रोफेशनली ठीक है, अभी और भी बात हो सकती है, बट थोड़ा सा पर्सनल जर्नी भी जानना चाहेंगे। आपकी वाइफ से मेरी भी एक आध बार बातचीत हुई है, और आप लोगों की स्टोरी बड़ी मजेदार है। शुरुआत कैसे, कहाँ? हम मिले थे, एक फिल्म बन रही थी, तो उस प्रोडक्शन हाउस में शी वाज वर्किंग, और मैं उस फिल्म में एक मीटिंग करने गया था, तो वहां हमारी मुलाकात हुई थी और वहां हमारी फिर दोस्ती हुई। पर मुझे ये नहीं पता था कि वो एक्चुअली में एविएशन इंडस्ट्री से है, और वो एक ब्रेक पे थी। ओके। तो हम मिले, दोस्ती हुई, वी स्टार्टेड डेटिंग, और उसने वापस से अपना प्रोफेशन चेंज करके वो फिर एविएशन में चली गई, एंड देन शी लेफ्ट फॉर अनदर कंट्री, शी जॉइंड एन एयरलाइन। तो हमारी जो है रिलेशनशिप जैसी शुरू हुई, वहीं से लॉन्ग डिस्टेंस शुरू हो गई। ये एयरलाइन कौन सी थी? ये थी कतार एयरवेज। तो शी मूव टू दोहा एंड शी जॉइंड कतार एयरलाइन। वो कतार, आप कतार में थे और वो कतर में तो 2 साल 2.5 साल रफली वी हैड अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। 3-4 महीने में एक बार वी वर एबल टू मीट, 5 months में maybe once in a while, and then फिर वो जॉब खत्म, शी लेफ्ट द जॉब और वो आ गई बॉम्बे, फिर शादी कर ली हमने। और राइटिंग कहाँ थी इस समय, कहाँ तक पहुंच गई थी? राइटिंग इस समय 3-4 फिल्में तो कर ली थी, और मैंने जल्दी शुरू कर दिया था ना, लाइक मैं वही बता रहा हूँ ना कि मतलब कॉलेज में था जब फिल्म सेट पे गया, बिना बताए कि मैं कॉलेज से आ रहा हूँ, तो आई स्टार्टेड ऑल्सो थोड़ा सा अर्ली इन दैट सेंस, और लिखना भी जल्दी शुरू कर दिया था, क्योंकि करने कुछ और गया था, लाइक आई सेड एडी, पर लिख रहा हूँ बैठ के, काम दूसरा ही कर रहा हूँ। तो आई स्टार्टेड ऑल्सो वेरी क्विकली, क्योंकि मेरे पास एजुकेशन नहीं थी ना व्हेन इट कम्स टू फिल्म मेकिंग। तो जो था आपको वहीं सीखना था, सेट पे सीखना है, डायरेक्टर से बात करके सीखना है, यू जस्ट हैड टू ऑब्जर्व एंड लर्न। तो आई स्टार्टेड एज अर्ली एज आई कुड, और तब तक फिर आई गॉट 2-3 फिल्म्स, आई थिंक आई मस्ट हैव रिटन बाय देन। सिंह इज किंग आ गई थी बहुत पहले अनीस बज़मी के साथ, so 2-3 good films had come by then. So when I met her, I was I think 26-27 years of age, young writer, and that's how we met in that office.
and then which culminated into married. Yeah, when she came back from her flight and we got married. उनका कितना रोल है, क्योंकि ये बहुत ही डिमांडिंग प्रोफेशन है, आपका भी और उनका भी एक्चुअली, उनका भी बहुत डिमांडिंग प्रोफेशन, उनका इट बिकम्स इवन मोर डिमांडिंग बिकॉज यू हैव अ सन एंड सो आप लोग कैसे मैनेज करते हो, बिकॉज शी इज अवे, द चाइल्ड हैज टू बी टेकन केयर ऑफ, योर शेड्यूल्स एंड योर प्रोफेशन इज सच कि कभी भी फोन आता है, कभी भी जाना है, बाहर है, so how easy or difficult is it? No, family's been very supportive, from mom, dad, brother, my wife, everybody in my family. When it comes to जैसे घर में जो सबसे छोटा होता है, जो इस समय मेरा बेटा है, तो obviously वो सबकी आंखों का तारा तो होता ही होता है. तो when she is on a flight or I am on shoot or when both of us are not available, so everybody is always there, happily, you know, to help us and support us. तो मुझे तो बहुत support मिला है from my wife, from my mother, from my family, my father, parents, from everybody. They've always let me explore, क्योंकि जिस father ने पैसे भर के बेटे को सीए बनने भेजा हो, वो छोड़ के आ गया, वो जाके फिल्मिस्तान में क्लैप कर रहा है. तो you can imagine the amount of support I must have had कि किसी ने कुछ कहा नहीं, and they let me live. Staying with that, जैसे मेरी जर्नी में मुझे पता नहीं था, लेकिन बचपन में ऐसा माहौल मिला जो थोड़ा लिटरेचर साहित्य की तरफ था, तो एक क्रिएटिव साइड डेवलप्ड रही हमेशा, मुझे पता नहीं था, तो अब समझ में आता है. You were born in UP, raised in Bombay, right? मेरठ and Bombay. बॉम्बे में किस तरह का एटमॉस्फेयर में आप बड़े हुए, तो और क्या वो एटमॉस्फेयर ने एनरिच किया, या does that have a role to play in your creativity? And also atmosphere at home. नहीं, मेरे लिए अच्छा बैलेंस एक रहा, क्योंकि बॉम्बे तब ऑब्वियसली आज का मुंबई तो बहुत अलग है, लेकिन उस समय भी वो बड़ा शहर ही था. कोई आप मेरठ से आए, कोई गाजियाबाद से आए, या किसी भी छोटे शहर से जो है बॉम्बे आए, तो वो बॉम्बे ही था अल्टीमेटली. तो आई हैड अ गुड बैलेंस ऑफ, you know, looking at the traditional old small town people, observing them, living with them when I used to visit my grandparents' house, and then at the same time growing up in Mumbai, where there was a very different kind of an atmosphere. So you used to go to, so every year we used to go to grandparents' place. तो से 2 महीने से गर्मियों की छुट्टी होगी, 2-2.5 महीने मेरे वहां होते थे, बाकी सब यहाँ होता था. तो मैं वो दोनों जिंदगियां, दोनों तरीके के लोग, छोटा शहर, मॉडर्न लोग, वहां जाता था तो वहां एक अलग वार्मथ मिलती थी, यहाँ आता था तो यहाँ, यू नो, दोस डेज सीइंग somebody like seeing your friend's mother going to do a job, वो भी आप फर्स्ट टाइम ही देखते थे, because every friend's mother was a housewife in those days. तो धीरे धीरे, you know, the city changed, but in those days Bombay gave me the, I would say that कि जो चीजें आपको बहुत लेट देखने को मिलती है, वो मुंबई थोड़ा जल्दी दिखा देता है. Right. तो आई थिंक इट्स गुड कि जल्दी ही आ गए, और जो एक चीज आपने शुरू से ही देख ली जो आपको चौंकाती थी बहुत ज्यादा, क्योंकि छोटे शहर से बड़े शहर आना तो पहले ही आप मतलब सीधा ये अपना गेटवे ऑफ इंडिया, फ्लोरा फाउंटेन में ही खड़े हो जाओ तो थोड़ा सा ओवरवेलमिंग लग ही जाता है अगर आप कोई छोटे शहर से आए हो. सो बिकॉज आई ग्रू अप विद दैट, एंड आई ऑल्सो सॉ द अदर साइड, the humility of the small town and the purity of the small town. So I kind of got the sense of both the worlds as I grew up. वो सिंप्लिसिटी भी देख लिया आपने, और इसीलिए शायद आप कनेक्ट कर सकते हो उन शहरों के कैरेक्टर्स के साथ. Coming back to Chhawa, before I wind up with your future projects, एक बैंड्रा ब्रिगेड भी है जो फिल्मों के बारे में लिखती है. अच्छा. तो उनके भी काफी डाइवर्जेंट व्यूज हैं फिल्म को लेकर. ऑब्वियसली हर फिल्म को लेकर आपको दोनों चीजें सुनने को मिलती होंगी, अच्छी और बुरी. इस फिल्म में अच्छी चीजें बहुत सुनने को मिल रही होंगी, पर देयर इज अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म आल्सो. मैंने भी कहीं पढ़ा था कुछ चीजें जो मुझे खल गई, मुझे बड़ी अजीब लगी कि यार, इंस्टेड ऑफ सेलिब्रेटिंग समथिंग व्हिच इज डूइंग 300-400 crores एंड स्टिल गोइंग स्ट्रांग, आप जो है लगे हुए हो कि ये क्या है क्या नहीं.
हाउ डू यू टेक दैट? और आपने सीरियसली लेना ही बंद कर दिया कि यार अब छोड़ दो? नहीं, पता नहीं सर। अगर आप ये सोचो दैट यू कैन प्लीज एवरीवन, तो उधर से ही आप गलत हो। तो वो दिक्कत तो लेनी ही नहीं चाहिए कि 4 लोग कुछ बोल रहे हैं। तो वो वाली बात है। तो कोई बात नहीं, बोल रहे तो बोल लेंगे, हम सुन भी लेंगे, और अगर वो सुन के हमें कुछ सीखने को मिल जाएगा तो हम थैंक यू भी बोल देंगे। तो अब वो नहीं पता मुझे कि बैंड्रा ब्रिगेड क्या होती है, और मतलब कुछ हैं इस तरह के लोग जिनको रामनगर बटालियन क्या होता है, ये सब तो आई एम नॉट इनटू, आई डोंट अंडरस्टैंड दोस थिंग्स येट। पर एवरीबडी हैज देयर ओन वे ऑफ, सी फिल्म्स की ब्यूटी यही होती है कि उसको देखता भी इंसान अलग ढंग से ही है। इट्स लाइक पोएट्री, आपका इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हैं, राइट? तो वो सुनना चाहिए, और बस सुनना चाहिए। सुनने में कोई अर्थ नहीं है। वेल सेड, ऑफ कोर्स। आई थिंक उतनी अटेंशन देनी चाहिए जितना डिजर्व करता है कोई। और जैसे कि आपने कहा, निकाल लो जो अच्छा है, निकाल लो, बाकी फिर जाने दो। नहीं, बिल्कुल, किसी को नहीं पसंद तो नहीं पसंद, एज सिंपल एज दैट। आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम इन इट। जैसे फिल्म है चली है जो शायद मुझे भी नहीं पसंद आई हो, तो आई थिंक इट्स वेरी नेचुरल टू रिएक्ट टू समथिंग। पर रिव्यूज और क्या कहते हैं, क्रिटिसिज्म या तारीफ, क्या है ना, आप, आई डोंट नो अबाउट अदर क्रिएटिव पीपल और अदर राइटर्स, आई कांट स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ देम। पर जब मुझे ऐसा लगता है कि जब आपने खुद कुछ किया है, लिखा है, बार बार लिखा है, शूट किया है, एडिट 10 बार देखा है, फिर करते करते वो आपने इतनी बार उस चीज को जी ली, तो डेफिनेटली यू आर द लास्ट पर्सन हु शुड एनीवे से एनीथिंग कि भाई अच्छी है, बुरी है। भाई तो आई ऑलवेज बिलीव कि मैंने कर दिया है, आप मुझे बताइए अच्छा है कि बुरा। मुझे तो उस समय अच्छा लग रहा था, सही लग रहा था, तभी तो किया है। So it's always important to ask and know from the other person rather than saying why I did this. Oh yes. या ये सही तो है, ये क्या प्रॉब्लम है, मैंने तो सही लिखा हुआ है। Why justify? Take the point of view and it's so beautiful. Yeah. I'm just happy to know कि you tell me. If you ask me, आपने इतनी फिल्में लिखी है, आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी है, तो वो आंसर अपने आप में कोई झूठा आंसर ही होगा। हाँ, आप मुझे बताइए, मैंने इतनी लिखी है, आपको कौन सी पसंद आई? तो अगर 10 लोग बोलेंगे मुझे वो पसंद आई, तो फिर मेरी फेवरेट वही हो जाएगी, क्योंकि वो सबकी पसंद है, तो मेरी पसंद हो गई। और क्या ना, मतलब कितना फनी लगेगा ना, खुद ही आगे बोलूंगा यार ये मैंने 10 फिल्म लिखी है, लेकिन एक फिल्म जो लिखी थी ना, ओहो क्या फिल्म थी, मास्टरपीस। भाई इट्स these things are a little silly. I don't like to get caught up with all this. आगे क्या, आगे सर जो मतलब क्या आने वाला है, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? इफ यू कैन टॉक अबाउट इट, क्या वापस हिस्ट्री में जाने का कुछ इरादा है, या अभी थोड़ा सा तो दूर रहेंगे? कम से कम 1 महीना और तो छावा ही है। हाँ, जाहिर सी बात है। तो वही आने वाली है, चलती रहेगी। Touch wood, it's doing so well. I am very happy, but चल रहा है सर। I am that kind of a writer जो always tries to be busy with some story or the other, or try to travel, discover something. तो फ्यूचर प्रोजेक्ट्स जो होते हैं, वो अगर सिर्फ मैं अपनी स्क्रिप्ट या फिल्मों पे रिस्ट्रिक्ट कर दूं, तो आई डोंट सी इट लाइक दैट आल्सो, व्हिच इज सो नाइस। आगे तो ये भी है कि मतलब 4 कंट्री देखनी है जाके, एक लिस्ट बनाई हुई है, वहां क्यों जाना है, क्या देखना है, वो सारे रीजंस ढूंढ के रखे हुए हैं कि भाई ये चीजें करनी है। अगली कौन सी कंट्री है लिस्ट में? और इमीडिएट सर, अब तो ये हाल हो गया है कि कोई कहीं पर भी भेज दे, मैं चले जाऊंगा। तो छुट्टी दे दो बस। तो छुट्टी की बहुत सख्त जरूरत है, बट आई हैव अ प्लान ऑफ गोइंग टू यूरोप एंड गोइंग टू 4-5 places from Germany to Norway. और मेरे जो प्लान्स भी होते हैं ना, वो बड़े वियर्ड होते हैं। मैं खाली जो है बॉम्बे टू अ पर्टिकुलर डेस्टिनेशन, जैसे लंदन जाऊंगा और फिर लंदन टू बॉम्बे की टिकट बुक कराऊंगा, और बीच के जो 10-15 दिन होंगे वहां पर वो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं वहीं जाके डिसाइड करूंगा। क्योंकि मुझे लगता है कि हमें ना
एक तो ऑल्सो बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्री इन द आई मीन हम जब शूट करते हैं या कहीं जाते हैं तो वी ऑलवेज वेल लुक्ड आफ्टर, द प्रोडक्शन इज ऑलवेज अराउंड। आप एयरपोर्ट पे लैंड ही करो तो आपको एक मैसेज आ जाता है कि ये आपका ड्राइवर है, ये आपकी गाड़ी है, ये गाड़ी का नंबर है, ये ड्राइवर के आधार कार्ड है, ये उसका ब्लड ग्रुप है, सब आपको दे देते हैं। सो थिंग्स आर वेरी कंफर्टेबल फॉर यू। सो आई लाइक टू लैंड अप वंस इन अ व्हाइल इन अ प्लेस वेयर आई डोंट नो व्हाट टू डू, वेयर टू गो। वो जो एक फीलिंग होती है ना कि अरे अब कैसे निकले, कहाँ जाए, क्या करें, इट्स एन एक्सरसाइज। सो गेटिंग टू यूज्ड टू दैट कंफर्ट आल्सो इज, वो थोड़ा अनोइंग हो जाता है। सो माय ट्रिप्स आर बेसिकली टू गो एंड गेट लॉस्ट समवेयर, ट्रैवल बेसिकली, यू discover your way, discover the language, discover the people। टूरिस्ट्री नहीं करनी है, ट्रैवल करना है। वो गाड़ी निकालो, आ रहा हूँ मैं, उससे थोड़ा एक डिस्कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड दिस इज द ट्रैवल व्हिच एनरिचेस यू, आई थिंक। तो किसी ने कहा है ना कि सैर कर दुनिया की गाफिल की जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी कर रही भी तो नौजवानी फिर कहाँ। तो ऑन दैट नोट आपकी नौजवानी बरकरार रहे, थैंक यू सर, आपकी लेखनी बरकरार रहे, आप ऐसे ही अच्छा लिखते रहें, और पेशवा नीलोपंत के अलावा भी आप देखें मुझ में और कैरेक्टर्स। ऑफ कोर्स अपने को तो प्रमोट करना ही है ना खुद, लेकिन सो वंडरफुल। नो माय प्लेजर, थैंक यू वेरी मच, मजा आ गया। और फिर से मैं वही कहूंगा कि पता नहीं क्या वो कनेक्शन था, और आपको तो नीलोपंत में कनेक्शन दिखाई दिया, मुझे पता नहीं क्यों सादगी दिखाई दी, इसलिए वो कनेक्शन आ गया कि कोई मतलब आदमी so chilled and just being himself. I really love that vibe and I hope कि आप ऐसे ही बरकरार रहें, ये vibe, ये ऐसा easy going nature जो है आपका बरकरार रहे, और आप ऐसी कमाल की चीजें लिखते रहें। नहीं, thank you for your kind संवाद, the way you described me, thank you very much। Thank you sir, thank you very much for agreeing to do this। नहीं sir, absolutely my pleasure। बहुत बहुत शुक्रिया। Completely my pleasure। ऋषि वर्मानी, the writer of छावा and many more। हमें 2-4 मिनट लग जाएंगे अगर हम सारी चीजें बताने लगे, तो आप गूगल पे जाइए और उनके बारे में और रिसर्च करिए। बहुत कमाल की चीजें लिखी हैं, और ये उम्मीद है कि ऐसे ही लिखते रहें और हमें मौका मिले कि हम कई बार संवाद करें। बिल्कुल सर, हर बार आई थिंक 1-2 साल में संवाद करते रहें, जब हम लोग थोड़ा थोड़ा और एनरिच होते रहेंगे, कुछ नया सीखते रहेंगे जिंदगी से, वो लोगों को बताते रहें। नहीं बिल्कुल, जैसा मैंने आपको भी कहा था कि मैं कुछ बताऊंगा नहीं, पर आप पूछेंगे तो मैं मना नहीं करूंगा। और हमने कोशिश यही करी कि जितना हो सके इनको कुरेद के इनके अंदर से कुछ मजेदार चीजें निकालें, और बहुत मजेदार चीजें निकली। आई नेवर न्यू दैट यू आर सो वेल स्पोकन आल्सो। ये बहुत शांत रहने वाले इंसान है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। और मिलते हैं बहुत जल्द हमारे अगले गेस्ट के साथ द वीवीएस शो संवाद में। नमस्कार।